आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा? आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल। यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है? सर हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड इन। जो हमारा भारत के प्रति, जो भारत माता के प्रति जो हमारा प्यार था और एक दूसरे के प्रति जो आदर था, हमारी संस्कृति, भाषा, खाना और धर्म के प्रति जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इट इज द ये जो हमारा बलिदान था, जो भारत स्वतंत्र संग्राम के लोग थे, इट इज अ थर्स्ट फॉर नॉलेज टू, ये ज्ञान की खोज थी जिसमें हमारे पास ये साहस था कि जो अन्याय जो हुआ था भूतकाल में, हम उससे आगे निकलकर जो है काम करें। हमारे संविधान में उल्लेखित है। तो सर बार बार ये सरकार कहती है ये माइनॉरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट आता है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है तो इनको दुख होता है। जब यूएस का रिलीजियस कमीशन का रिपोर्ट आता है तब इनको दुख होता है। सर बार बार ये जो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये क्लॉज 42 सेक्शन 108A इन्होंने डिलीट कर दिया है। ये कहते हैं कि कैसे ओवरराइडिंग प्रिंसिपल कैसे आ सकता है? मंत्री महोदय को ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपत्ति है। पहले सबके लिए सेक्शन 108 क्या है पढ़ लेते हैं। आपके लिए भी है, हम तो जेपीसी में थे। और सर जेपीसी में भी सर दुख की बात करनी पड़ेगी सर कि जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये किस प्रकार का? हमने भी बहुत से जेपीसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर। पूरी तरीके से वोटिंग हो गई। एक मिनट माननीय सदस्य इतना ध्यान रखें कि जेपीसी भी संसद का भाग होती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखें। सर इन्होंने जेपीसी की बात की। अगर इन्होंने ये नहीं करते कि जेपीसी में बहुत विस्तार रूप से चर्चा हुआ तो मैं भी नहीं करता। इन्होंने उल्लेख किया, इसलिए मैं करना चाहता हूं। इन्होंने उल्लेख किया कि बहुत से लोग आए जेपीसी में। सर ऐसे भी लोग आए जिनको वक्फ को लेकर उनका कोई जानकारी भी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी सर। ऐसे भी आए सर। जेपीसी के मुद्दे हम बार बार हमने स्पीकर को चिट्ठी के द्वारा अवगत किया है, इसलिए उठा रहे हैं सर। इसमें 108A ये हटाना चाहते हैं जिसमें पावर टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ओवरराइडिंग का सर, ये आज भी विभिन्न स्टेट एक्ट्स में ये है। तेलंगाना के एक्ट में आज भी ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। तमिलनाडु के एक्ट में आज भी ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। आज भी आरटीआई एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2000 में नालसा जैसे यूनिवर्सिटी में ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। तो इसीलिए आपको सिर्फ यहां पर आपको ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपको
मुश्किल है, लेकिन जो दूसरे एक्ट्स में जो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, सेक्शन 108A के द्वारा सिमिलर प्रोविजंस है, उसमें आपको तकलीफ नहीं है। सर, मैं भी अपने, जैसे इन्होंने हमारे कुछ दोस्तों को सलाह दी, मैं भी इनके कुछ दोस्तों को सलाह देना चाहता हूं। सर, क्लॉज 40A सेक्शन 107 जो लिमिटेशन एक्ट जो हटाया गया है, सर आंध्र प्रदेश के एक्ट में ये लिमिटेशन एक्ट ऐसा ही एक लॉ है जैसे पेरेंट एक्ट में है। तो मैं भी इनके आंध्र प्रदेश के सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रोविजन आपके आंध्र प्रदेश के एक्ट में है, आज वैसे प्रोविजन ये सरकार हटाने वाली है। आपको भी बाद में आंध्र प्रदेश में अपनी जनता को उत्तर देना पड़ेगा। तेलंगाना और तमिलनाडु में हमने बात रखी है सर, तो मैं बार बार मैं कहना चाहूंगा सर, हमें संशोधन से कोई हमें परे नहीं है, लेकिन संशोधन ऐसा हो जो हमें मदद करे। आज डिजिटाइजेशन की बात करते हैं। आज से 15 वर्ष पहले वामिस एक डिजिटल पोर्टल हमने खोल दिया है। अब ये देखिए सर, सरकार की कैसी ये इनकी काम है। डिजिटाइजेशन फिलहाल अभी चल रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, पर माना कि डिजिटाइजेशन वामिस में कुछ खामियां हैं, उसको अवामसी में, तो आप उसको ठीक करिए। आप 10 साल से क्या कर रहे थे? आप 10 साल से आप हमसे क्यों ठीक नहीं कर पा रहे? आप वो काम तो नहीं कर पा रहे, अब आप एक दूसरा नियम बना रहे हैं कि दोबारा आप एक नए पोर्टल पे अपने रिकॉर्ड्स आप अपलोड करिए। सर, कितने बार हम इस सरकार को अपना कागज दिखाएं? वामसी का अगर इनका काम अधूरा है तो उसको ये काम संपूर्ण करे। अब लेकिन नहीं, इनका काम उद्देश्य यही है कि देश में मसला और बढ़े, और इसीलिए आज इस बिल के विरोध में है। ये बिल हमारे देश की अखंडता, ये बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, ये देश हमारे अल्पसंख्यकों की सम्मान, ये देश हमारे अमन, शांति और सदन और जेपीसी में जिस प्रकार से विचार होना चाहिए था, उस सब के विरोध में है। और इसलिए आज पूरा इंडिया अलायंस आज इस बिल के विपक्ष में खड़ा हुआ है। और यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। श्री रविशंकर प्रसाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया गया है। सर, मैं विपक्ष की बात सुन रहा था, मुझे उनके तर्क को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, लेकिन नहीं भी होना चाहिए। ये दोनों तर्क कैसे चलेगा? सबसे पहले बात थोड़ा संविधान की कर लेते हैं। आजकल लाल किताब बहुत घूमती है, जब भी कोई विषय होता है संविधान की लाल किताब दिखाते हैं। सर, हम संविधान की हरी किताब लेकर के आए हैं जो संसद में रखी हुई है, तो मैं इसी को दिखाऊंगा आज। सर, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में धारा 15 है। धारा 15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं होगा और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है। तो अगर यह वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए यह कानून लाया जा रहा है, तो यह कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? सर, संविधान की धारा 15 में यह भी लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए सरकार कार्रवाई कर सकती है। यह सच्चाई है। Honorable member, please. मैं जिस प्रदेश से आता हूं, Honorable member, please be seated. जरा माननीय सदस्य बैठिए। लोगों को बैठा Please be दे, seated. Honorable member, जरा बैठ जाए। Honorable member, मैं भी आग्रह don't करूंगा। sit the back to the chair. Please be seated. अध्यक्ष पीठ को अपने पीठ ना दिखाएं। मिस्टर वेणुगोपाल, Yes. मिस्टर वेणुगोपाल जी, आई एम स्पीकिंग काइंडली। वेणुगोपाल जी, मेरी बात भी सुनिए। कि मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, वहां बहुत सारे पिछड़े मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, पसमंदा कहते हैं हम, कई कैटेगरी के हैं।
उनको वक्फ के मैनेजमेंट में अवसर नहीं मिलता। और अगर संविधान की धारा 15 के आलोक में इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ में जगह दी जाएगी, उनको जगह दी जाएगी, तो परेशानी क्यों है इनको? और सर, जहां तक सर सवाल है सर, मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई का जवाब मैं संविधान से ही दे रहा हूं। ये वक्फ में जो संशोधन हो रहा है वो मौलिक अधिकार की धारा 15 में उसकी अनुमति मिलती है। अब सर धारा 25 की बात की गई सर। अब हमारे विपक्ष के उपनेता को मैं सुन रहा था, आपने धारा 25 का जिक्र किया, तो धारा 25 का क्लॉज 2 भी पढ़ लीजिए मेरे साथ। सर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। नथिंग इन दिस, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभावित नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबंध या आर्थिक से संबंध निर्बंधन करती है। अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, तो संविधान की धारा 25 ये अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। तो कृपया करके कोई अगर आप धारा संविधान की कोट करते हैं तो पूरी की पूरी कोट करें। सर मैं प्रावधानों पे आने के पहले एक और बुनियादी बात उठाना चाहता हूं। वक्फ के माने क्या है सर? माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी। वक्फ कोई धार्मिक निकाय नहीं है, वक्फ एक सांविधिक निकाय है। धार्मिक संस्था नहीं है, वो सिर्फ एक वैधानिक संस्था है। सर दूसरा सवाल आएगा सर, अच्छा आप अपने पारी का इंतजार करिए ना। यू आर ए वेरी इलोक्वेंट स्पीकर, आई नो। बहुत ही अच्छे वक्ता है, अपना इंतजार करिए। इसी से एक और सवाल उठता है सर, मुतवल्ली की क्या भूमिका होती है? आज मैं चाहता हूं इस बात को सदन में रखूं और सदन के माध्यम से देश